Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to solve the English language paper of Upper Primary 2023. तो आप पूरा वीडियो को देखिए, हम पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज। जो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग था वो क्या था। एक्सटेंसिव रीडिंग वो हम प्लेजर के लिए पढ़ते थे, तो उसको हम रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए पढ़ते थे। तो इसको हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है टू डेवलप द टेस्ट ऑफ ए रीडिंग इन द स्टूडेंट। बिल्कुल, रीडिंग उसको जो डेवलप द टेस्ट ऑफ रीडिंग है वो स्टूडेंट में डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्टिव रीडिंग सही होता है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन द स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सही होता है। टू रीड फॉर प्लेजर एंड रिक्रिएशन, ये भी बिल्कुल सही होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम अभी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग मेनली द रीडिंग फॉर प्लेजर्स इन ए वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। बच्चा प्लेजर के लिए पढ़ता है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व द लर्नर रीडिंग टेक्स्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड टू डेवलप द जनरल रीडिंग स्किल्स। बच्चा इसमें इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं और ये जनरल रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ ए रीडिंग फॉर प्लेजर एंड एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। जैसे कोई पैराग्राफ पढ़ लिया तो उसमें से मेनली क्या बोला है उसको जानने के लिए ये एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ऊपर में आप पढ़ लेते हो प्लेजर के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प लर्नर टू बिल्ड ए रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग फ्लुएंसी। इसमें बच्चा का रीडिंग स्पीड डेवलप होता है, आप बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ना सीखता है और इसमें बच्चे का रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका मैगजीन, नॉवेल्स, कॉमिक बुक, ये सब जो बच्चा पढ़ता है तो बच्चा का रीडिंग हैबिट डेवलप होता है और बच्चा प्लेजर्स के लिए पढ़ता है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रीडिंग फॉर प्लेजर्स। और ये जो चार ऑप्शन दिया हूँ यहाँ पे, तो ये चारों ऑप्शन मैंने क्वेश्चन पेपर से उठा लिया हूँ। ये सारा चीज़ आपको जो की वर्ड्स है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछेंगे इसका रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख नंबर 32 देखेंगे। Which of the following is not a suitable tool for assessing the oral language development। जो हम कोई भी चीज़ को एसेस करते हैं, ओरल लैंग्वेज हो या तो एग्जामिनेशन हो, जो एसेस करते हैं, तो यहाँ पे बोला है जो ओरल लैंग्वेज स्किल्स है उसको एसेस करने के लिए कौन सा वाला टूल सूटेबल नहीं है। तो इसमें रूब्रिक्स है, चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, पेपर टेस्ट है। तो इसको हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, तब जाके आपको इसका आंसर मिलेंगे। देखिए रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक्स इज एन असेसमेंट टूल that clearly indicate the achievement of a criteria across all the components of any kind of student work from written to oral to visuals। जो रूब्रिक्स है ये बच्चे को असेसमेंट के लिए होता है। इसमें ओरल लैंग्वेज के लिए भी हो सकता है, रिटन के लिए भी हो सकता है, विजुअल के लिए भी होता है और दूसरा चीज़ के लिए भी रूब्रिक्स यूज़ किया जाता है। और देखेंगे यूजिंग रूब्रिक्स एज एन असेसमेंट, इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्कोरिंग गाइडलाइंस इन ए form of matrix grid to evaluate the student performance through the use of a detailed description of performance level। ये एक स्कोरिंग गाइडलाइंस होता है। इसमें बच्चे का जो इवालुएशन होता है वो डिटेल्स में होता है। ये एक स्कोरिंग गाइड होता है। इट इज़ यूज टू गेट द कंसिस्टेंट स्कोर्स अक्रॉस द स्टूडेंट। इसमें बच्चे का जो इसमें बच्चे में जो कंसिस्टेंट स्कोर्स होता है अक्रॉस द स्टूडेंट उसको दिखा जाता है। टू एसेस परफॉर्मेंस डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे रूब्रिक्स का एग्जांपल ये जैसे हो गया, तो इसमें आप देख लीजिए। जैसे ये एक क्राइटेरिया हो गया, इसमें क्या हो गया, हैंड राइटिंग ऑन पोस्टर्स। एक पोस्टर लिखने दिया बच्चे को, उसमें जो हैंड राइटिंग है उसको रूब्रिक्स यूज़ करके हम उसको इवेलुएट करेंगे या तो एसेस करेंगे उसको। तो इसमें जैसे ग्रेड दे दिया 3 ग्रेड, मतलब ये एक्सलेंस है। 2 दे दिया मतलब गुड है। और नीचे डिटेल्स में लिखा है वेल रिटन ईजी टू फॉलो। मतलब ये जो रूब्रिक्स है, रूब्रिक्स में इसमें नीचे में डिटेल्स में देना होता है। यहाँ पे भी जैसे एडिक्वेट, रिटन, ऑर्गेनाइज, रीजनेबल, इजी टू फॉलो। और जैसे ये अगर 1 हो गया तो पुअर हो गया, पुअरली रिटन, अनऑर्गेनाइज एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। मेनली इसमें ग्रेड देता है और स्कोर देता है, और नीचे जो होता है वो डिटेल्स में लिखा होता है। और जो रेटिंग स्किल्स है, आपका जो रेटिंग स्किल्स है उसमें आपका सिर्फ रेटिंग देता है। जैसे 4 रेटिंग दे दिया, 5 रेटिंग दे दिया, उसमें ये डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। और रूब्रिक्स में ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये हो गया आपका रूब्रिक्स। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपका। ऑब्जर्वेशन मेनली
तो ऑब्जर्वेशन में सिस्टमेटिक ऑब्जर्विंग स्टूडेंट इन नेचुरल सेटिंग, बच्चे को नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ ए यूजफुल टेक्निक्स फॉर गैदरिंग डाटा अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंस को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ अबाउट देयर इफेक्टिव बिहेवियर। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस है नेचुरल सेटिंग में बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें बच्चे का करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मतलब मापा जाता है या तो इवेलुएट करा जाता है। स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड बिहेवियर इन एरियाज लाइक स्पीकिंग, हैंड राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामाटाइजेशन, पंक्चुअलिटी, ये सब एरिया में भी बच्चे को ऑब्जर्व करके उसको एसेस किया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन एक टूल्स है। हम लोग पहले भी वीडियो बनाया था सीडीपी में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एनेक्डोटल, रूब्रिक, सारा चीज़ है, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स में देख सकते हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में भी हम वो जो लैंग्वेज ओरल लैंग्वेज है उसको हम एसेस कर सकते हैं। और जो ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट हम भी घर में चेकलिस्ट बनाता है। जैसे आप कोई भी जगह पे आप जाते हो जब, तो वहाँ पे क्या करते हो, आप चेकलिस्ट बनाते हो। जैसे आपने बैग में क्या लिया, सपोज आपने बैग में चार्जर लिया तो उसमें टिक करोगे। फिर वहाँ पे आपने मोबाइल लिया, टिक करोगे। पर्स लिया, कपड़ा लिया, टिक करोगे। तो उसी तरह से ये चेकलिस्ट होता है। बच्चे का अलग अलग एक्टिविटीज़ का होता है, बच्चे का अलग अलग उसमें जो है चेकलिस्ट होता है। टीचर वो चेक करता है वो वाला चीज़ है कि नहीं और टिक करता है। ये एक एसेसिंग टूल्स होता है। तो इसमें भी ओरल लैंग्वेज भी हम चेकलिस्ट से कर सकते हैं। तो जो चेकलिस्ट हो गया, आपका ऑब्जर्वेशन हो गया और जो आपका रूब्रिक्स है, ये तीनों से हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट का एसेस कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे रूब्रिक्स हो गया, रूब्रिक्स से भी आप ओरल लैंग्वेज का एसेस कर सकते हैं। चेकलिस्ट से भी कर सकते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। ये जो पेन एंड पेपर टेस्ट है, तो पेन एंड पेपर टेस्ट से हम ओरल लैंग्वेज का असेसमेंट नहीं कर सकते। पेन एंड पेपर नॉर्मल जो आप एग्जाम हॉल में पेन एंड पेपर में लिखते हो उसको पेन एंड पेपर टेस्ट करते हैं। उसमें आपका राइटिंग स्किल एसेस करा सकता है, लेकिन ओरल लैंग्वेज नहीं करा सकते। तो यहाँ पे नोट बोला है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ये वाला पेन एंड पेपर टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कंटेंट लिटरेसी और एक्टिव रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। यस्टरडे जो हमने एलपी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, कंटेंट लिटरेसी और एक्टिव रीडिंग क्या होता है। वो जो कंटेंट लिटरेसी एक्टिव रीडिंग है वो मेनली रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका करिकुलम है उसी को पढ़ना, इसको कंटेंट लिटरेसी और एक्टिव रीडिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, हु इज अमोंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेंट और फोकस ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग। ये जो प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग है इसमें आपका कौन सा वाला नहीं है। तो करेक्टनेस ऑफ ग्रामर्स एंड फॉर्म, एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, बीइंग अवेयर ऑफ ऑडियंस विद द सेंस ऑफ पर्पस। मेरे हिसाब से ये सारा चीज़ होता है, लेकिन ये जो आंसर की है, आंसर की के हिसाब से इसका आंसर से आपका क्वेश्चन नंबर ए, करेक्टनेस ऑफ ए ग्रामर एंड फॉर्म। एक्चुअली इसमें जो नोट बोला है मेरे हिसाब से तो जो चारों है चारों सही है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेड राइटिंग में क्या होता है, जो राइटिंग करते हो उसमें आपका ग्रामर भी चेक होना चाहिए, उसमें आपका एक्सप्रेशन भी आइडिया भी होना चाहिए, उसमें आपका फॉर्मुलेशन एंड आइडिया डेवलप होना चाहिए। और जब कोई भी आप लिखते हो तो ऑडियंस को हमेशा लेके रखना चाहिए, ऑलवेज ऑडियंस के हिसाब से आपको लिखना चाहिए। तो मुझे नहीं पता है, तो मैं जो आंसर की है उसके हिसाब से जाऊंगा, करेक्टनेस ऑफ ग्रामर फॉर्म, इसका आंसर की में दिया है तो इसी के साथ जाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुई ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड व्हिल मेंटेनिंग ए प्रोफाइल ऑफ ए चाइल्ड। जब बच्चे का एक प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, मेनली बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे का जो प्रीवियस में कुछ इंसिडेंट हो गया है, ये सारा चीज़ बच्चे का प्रोफाइल में होता है। तो मेनली उसमें क्या होता है, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड उसका बैकग्राउंड वो जो प्रोफाइल मेंटेन करता है उसमें लिखा जाता है। ड्रेस कोड वगैरह ये प्रोफाइल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, ए रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए रिकॉर्ड ऑफ। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, हमने मेनली रिफ्लेक्टिव जर्नल मेनली होता है जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग होता है, जो खुद का जो लिखा है, खुद का फीलिंग से वो लिखे हो, तो वहाँ से आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो आपका। तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। आपका जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग थॉट फीलिंग्स। जो स्टूडेंट का पर्सनल रिकॉर्ड होता है, इसमें बच्चे का लर्निंग होता है, इसमें बच्चे का थॉट्स होता है, बच्चे का फीलिंग्स होता है उसमें। इट इज़ ए टूल्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस एज पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बच्चे का सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे बच्चा क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या
किस चीज़ में बच्चे का कमी है तो बच्चा देख के खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव जर्नल बच्चे को हेल्प करता है टू करेक्ट द फ्यूचर एक्शन। अच्छा, अगर बच्चे ने प्रीवियसली कुछ चीज़ गलत किया है तो उसको फ्यूचर में कैसे करेक्ट करना है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव डायरी, इसको रिफ्लेक्टिव डायरी भी बोला जाता है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए रिकॉर्ड ऑफ पिक्चर्स एंड लाइफ ऑफ ए पर्सन, ये बिल्कुल नहीं है। आइडियाज़, पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस, ये बिल्कुल सही है। बच्चे का आइडिया होता है, पर्सनल ओपिनियन होता है एंड एक्सप्रेशन लिखा जाता है रिफ्लेक्टिव जर्नल रिकॉर्ड में। नोट्स एंड पोस्टर इवेंट्स, ये भी नहीं होता है। इवेंट्स इन फिल्म, ये भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। व्हिल प्री रिच इन्वायरमेंट बेनिफिट्स ऑल द स्टूडेंट, इट इज़ पार्टिकुलरली बेनिफिट्स। जो प्री रिच इन्वायरमेंट होता है, जैसे स्कूल में देखोगे वॉल में कुछ ड्राइंग होता है, उसमें ABCD लिखा होता है, तो उसमें मेनली कौन सा बच्चे के लिए हेल्प होता है तो रीडर फॉर प्राइमरी स्टेज के लिए भी होता है। रीडर फॉर सेकेंडरी स्टेज बिल्कुल नहीं होता है। अर्ली लिटरेसी लर्नर फॉर रीडर्स, ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चा अर्ली लिटरेसी होता है, जैसे जब बच्चा नया नया स्कूल में जाता है तब बच्चा जब वॉल में ABCD देखता है तो वहाँ पे सीखते हैं, वहाँ से बच्चे को हेल्पफुल होता है। तो इसका एग्जांपल हम दिखाएंगे। जैसे ये वाला हो गया आपका एग्जांपल। जैसे आप स्कूल में जब जाते हो, नया नया कोई भी स्कूल में देखना है, ये वॉल में आपका यहाँ पे ABCD लिखा होता है, क लिखा होता है, यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग होता है, हिस्ट्री वाला होता है। तो ये जो चीज़ है इसको प्री रिच इन्वायरमेंट बोलता है और इसको हम बाला भी बोलेंगे। बाला मतलब बिल्डिंग एस लर्निंग एड, ये चीज़ याद रखना। जो वॉल में आपका ड्राइंग होता है, आपका जो होता है, इसको बाला बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में आता है। बाला इस स्टैंड फॉर बिल्डिंग एस ए लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ रीडिंग प्रोसेस। जो रीडिंग प्रोसेस है इसमें से कौन सा वाला नहीं है। तो रीडिंग प्रोसेस क्या है हम इसमें देखेंगे। रीडिंग प्रोसेस क्या क्या स्टेप है रीडिंग प्रोसेस में। तो मेनली आपका जो रीडिंग प्रोसेस है, रीडिंग प्रोसेस में आपका ये सब स्टेप होता है। पहला स्टेप है आपका प्री रीडिंग। रीडिंग प्रोसेस में आपका पहला स्टेप होता है प्री रीडिंग, फिर आपका होता है रीडिंग, फिर आपका रिस्पॉन्डिंग होता है, फिर एक्सप्लोरिंग होता है, फिर आपका अप्लाइंग होता है। ये जो सारा स्टेज है ये आपका रीडिंग प्रोसेस है। तो आप इसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा वाला स्टेप रीडिंग प्रोसेस का नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो रीडिंग प्रोसेस में प्री रीडिंग होता है, रीडिंग होता है, रिस्पॉन्डिंग होता है, ये जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा वाला नॉट है, तो ये वाला आपका विजुअलाइजेशन करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेप ऑफ राइटिंग। राइटिंग का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो राइटिंग का ऑर्डर है वो क्या होता है। राइटिंग का मेनली आपका 5 स्टेप होता है राइटिंग प्रोसेस का। जो पहले वाला स्टेप है आपका, इसको प्री राइट बोलते हैं, फिर उसको ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट भी बोलते हैं, इसको राइटिंग भी बोला जाता है, और फिर इसको रिवाइज बोलते हैं, रिवाइज होता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। तो प्री राइट में क्या होता है, ये सारा जो पॉइंट है आपको पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ लेना। ड्राफ्ट में क्या जो है क्या क्या होता है, रिवाइज में क्या होता है, एडिटिंग में क्या होता है, पब्लिश में क्या होता है, मैं ये वाला जो स्लाइड है आपके साथ शेयर करूँगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें जो आपका जो राइटिंग का करेक्ट स्टेप है, इसमें आपका पहले आएंगे प्री राइटिंग, फिर आपका आएंगे ड्राफ्टिंग या राइटिंग। ये आपका प्री राइटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रिवाइजिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, पब्लिशिंग हो गया। ये वाला आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ये आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। एज एन इंग्लिश टीचर द फास्ट लैंग्वेज स्किल टू फोकस इज ऑन। जब आप टीचर बनोगे तो आपको फास्ट लैंग्वेज स्किल किस में फोकस करना है। तो ओबियसली आपको पहले लिसनिंग स्किल पहले आता है, तो लिसनिंग स्किल में फास्ट फोकस करना है। जो फास्ट स्किल फोकस करता है टीचर, वो हमेशा लिसनिंग स्किल में किया जाता है, बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। यूज़ ऑफ पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जो पोर्टफोलियो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और पोर्टफोलियो क्या है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो मेनली क्या होता है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर्क व्हिच रिफ्लेक्ट देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। जो बच्चे का कलेक्शन ऑफ वर्क होता है उसको ही पोर्टफोलियो बोलता है। उसका
डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए हेल्प होता है। इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन राइटिंग, बच्चे अगर कुछ लिखा होगा तो उसमें इंक्लूडेड होगा। बच्चे ने ड्राइंग किया होगा, आर्ट किया होगा, क्राफ्ट वर्क किया होगा, एक्टिविटी शीट, फोटोग्राफ, वीडियो एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ आपका स्टूडेंट पोर्टफोलियो में आएंगे। तो ये एक पोर्टफोलियो डालेंगे बच्चे का। जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वो पोर्टफोलियो नेक्स्ट क्लास का टीचर को दिया जाएगा। तो बच्चे ने पहले क्या क्या किया था, किस में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से बच्चे को टीचिंग दिया जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ ड्राइंग, राइटिंग एंड एनी अदर एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी असेंबल इन ए पोर्टफोलियो। ये सारा चीज़ आपका पोर्टफोलियो में आता है। अभी क्वेश्चन में चलेंगे हम। देखिए जैसे पोर्टफोलियो होता है, ये क्वेश्चन था, यूज ऑफ पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ लर्नर। बिल्कुल, इसमें बच्चे का सेल्फ इवेल्युएशन के लिए हेल्प होता है। स्टूडेंट एंड टीचर गेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट टीचर दोनों का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और दोनों का हेल्प होता है। इट प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग भी प्रमोट करता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला था, रीडिंग टेक प्लेस, रीडिंग कहाँ पे टेक प्लेस होता है, इन ए क्लासरूम, इन ए रीडिंग कॉर्नर। सी नंबर, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड अक्रॉस द करिकुलम, एट होम। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा आपका इनसाइड एंड आउटसाइड द करिकुलम एंड अक्रॉस द करिकुलम। जो रीडिंग होता है हमेशा आप क्लासरूम के इनसाइड में भी करते हो, आप बाहर में भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो उसको आप रीडिंग बोलते हैं। तो रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रो। चिल्ड्रन अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं अराउंड देम, किसकी थ्रो, तो ये लैंग्वेज की थ्रो चिल्ड्रन आपका वर्ल्ड क्रिएट करता है। जैसे 4 लैंग्वेज स्किल है, वही मेन है आपका कोई भी चीज़ लर्निंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इंक्लूड्स। एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है, एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में जो मल्टीपल भाषा का बच्चा है वो एक ही क्लास में पढ़ता है, तो उसको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बोलते हैं। तो इसका होगा स्टूडेंट विद डिफरेंट मदर टंग, बिल्कुल ये सही है आपका। जो डिफरेंट मदर टंग का बच्चा है वो एक ही साथ पढ़ते हैं, तो इसको मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज। फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज क्या है इसमें, जो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो है आपका इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन। जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 7 फंक्शन है आपका। तो 7 फंक्शन में ये जो इमेजिनेटिव है ये एक फंक्शन है। लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड्स एज ओन्स, मतलब बच्चा अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में एक दुनिया क्रिएट कर देते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। टोटल 7 फंक्शन है, अभी दूसरा क्वेश्चन में भी आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी। जो फोनेमिक्स है, फोनेमिक्स मेनली आपका साउंड का रिलेटेड होता है। जो फ़ोन है, याद रखना, फ़ोन मतलब साउंड, फोनेमिक्स साउंड का रिलेटेड होता है। तो हियर एंड मैनिपुलेट द साउंड इन वर्क, जो हियर एंड मैनिपुलेट साउंड इन वर्क, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। टू हियर एंड इमिट, ये वाला नहीं है। टू ऑब्जर्व एंड एक्ट, ये वाला नहीं है। टू रीड एंड स्पीक, ये नहीं है। टू हियर एंड मैनिपुलेट द साउंड इन वर्ड्स, ये वाला आपका हो गया। फोनेमिक अवेयरनेस इज द एबिलिटी, मतलब साउंड का जो एबिलिटी है, आप सुनते हो और साउंड को मैनिपुलेट करते हो, आप दूसरा वर्क में यूज़ करते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, द एग्जाम्पल ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर। जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज़ होता है, नोट टेकिंग, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्लोर, ये वाला नहीं है। जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज गेम, स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होता है। जो छोटा बच्चा है उसको ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम उसको गेम खिलाता है। जैसे आपका बहुत सारा गेम आता है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, स्टोरी टेलिंग करके भी बच्चे को सिखाया जाता है और राइम से भी बच्चे को ओरल लैंग्वेज डेवलप किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, व्हेन द टीचर टेल द क्लास डोंट मेक नॉइस, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज दैट। जब बच्चे को बोलेंगे डोंट मेक द नॉइस, ये कौन सा वाला फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो 7 फंक्शन देखेंगे, तो उसमें क्या है, पहले वाला आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल, फिर हो गया रेगुलेटरी, इंस्ट्रक्शनल, पर्सनल, ह्यूरिस्टिक एंड इमेजिनेटिव। जो इंस्ट्रूमेंटल है, लैंग्वेज फॉर गेटिंग थिंग टू डू फॉर सेटिस्फाइंग वन नीड्स, जैसे किसी को भूख लगा, खाना दिया, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल बोलेंगे। रेगुलेटरी बोलेंगे लैंग्वेज फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, जब किसी का
बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं उसको रेगुलेटरी बोलेंगे। मतलब जो ये क्वेश्चन है इसका होगा आपका रेगुलेटरी, क्योंकि इसमें किसी का बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें देखिए, जैसे क्लास में बोल रहा है डोंट मेक नॉइस, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज इज दिस। जब टीचर ने बोला डोंट मेक नॉइस, मतलब बच्चे को बोलने को, नॉइस करने को मना कर रहा है, हल्ला करने को मना कर रहा है। तो इसमें आपका आ रहा है आपका रेगुलेटरी। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो आपका जो 7 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है हॉलीडे ने दिया था, तो ये आपको 7 का 7 याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCE। ये एकदम इजी है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, रोल प्ले रिफर्स टू। जो रोल प्ले है वो क्या रिफर्स करता है। रोल प्ले मतलब किसी का एक्टिंग कर रहा है, जैसे किसी ने जैक एंड जिल्स का एक्टिंग कर रहा है, किसी का रोल कर रहा है कोई, तो उसको रोल प्ले बोलेंगे। तो एक्टिंग इन ए मूवी बिल्कुल नहीं है, राइटिंग ए स्क्रिप्ट इन ए मूवी बिल्कुल नहीं है, सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन स्टेज ये वाला भी नहीं है इसका आंसर। तो रोल प्ले क्या होता है, एक्टिंग आउट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन एंड कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर को प्ले कर रहा है उसको रोल प्ले बोले। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग आर अनडेनिएबली कनेक्टेड। ये दोनों चीज़ कनेक्टेड होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्कीमा इज ए रीडर। जो पियाजे थ्योरी था वहाँ पे स्कीमा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो स्कीमा मेनली क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम स्कीमा क्या है। देखिए, स्कीमा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, स्कीमा रिफर्स टू ए रीडर एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड मेंटल फ्रेमवर्क दैट दे यूज टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट। ये जो स्कीमा है ये आपका एक मेंटल इमेज का फ्रेमवर्क होता है और ये एक्सिस्टिंग नॉलेज होता है। जब आप पियाजे थ्योरी पढ़ोगे तो आपको जाके अच्छे से स्कीमा का नॉलेज और क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 60 का। जो स्कीमा है, स्कीमा मेनली क्या होता है, द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ ए पर्सन, मतलब जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है या तो जो मेंटल इमेज है उसी को हम स्कीमा बोलेंगे। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।